नमस्कार आप सभी को। अम, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर परिवार में सभी सुरक्षित भी होंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से ये आप जानते हो मैंने बोला था वन लाइनर कुछ चीज़ें हम कराएँगे और उसमें भी हम साइंस जो कि एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हो आपके परीक्षा का भाग है, उसको हम बहुत कम कवर कर पाए थे। हालाँकि बहुत सारी वीडियो आपको दी गई थी जिसमें तरुण सर की कुछ वीडियो थी, शशि सर की कुछ वीडियो थी, तो उपलब्ध तो कराई गई थी। जो आपके लिए एक ओवरऑल एक प्लेलिस्ट दी गई है उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने खुद स्वयं से नहीं कराया था तो इस वजह से साइंस को वन लाइनर के रूप में हम लेकर आ रहे हैं। और ये जो प्रश्न आपके सामने आज आपको देखने को मिल रहे हैं वन लाइनर के रूप में, ये जो प्रश्न और उत्तर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें यदि हम बात करें तो जैसे आप लूसेंट पढ़ते होंगे, लूसेंट के साथ साथ आपके पास परीक्षा बाड़ी की वन लाइनर आती है, यदि आप उसको पढ़ते होंगे तो उन सब का सार है। क्योंकि दो पुस्तकों को मिलाकर ये निश्चित रूप से तैयार किया गया है और इसमें लूसेंट और परीक्षा बाड़ी दोनों का सार आप इसको इसमें देखने को मिल जाएगा और उनसे उत्कृष्ट लेवल का आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि पहले हम आज जो कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये 3 टॉपिक कौन कौन से हैं इनके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, दूसरा है जैव विकास और तीसरा है वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी। तो जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जैव विकास और वर्गीकी को हम कवर करने वाले हैं 3। टोटल इसमें यदि हम देखें तो लगभग 27 से 28 टॉपिक हैं बायो के अंतर्गत जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन 27 से 28 पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रयास रहेगा कि अगले 4 से 5 दिनों में जो 26 से 27 टॉपिक हैं ये आपके अच्छे से तैयार हो जाएं वन लाइनर के सहारे। और वन लाइनर के बाद जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया था कि आप इस तरह की एक पुस्तक ले लीजिए जिसको बोलते हैं घटना चक्र पूर्वालोकन। तो आप में से जिसने लिया है उसका भी भला, जिसने नहीं लिया है उसका भी भला इस क्लास को देखने के बाद विशेष रूप से बायो में हो जाएगा। क्योंकि पहले हम वन लाइनर देखेंगे और वन लाइनर के बाद हम इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, प्रत्येक चैप्टर से जुड़े हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो वर्गीकी के अंतर्गत आते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न हम वर्गीकी के देखने वाले हैं, बाकी अन्य 2 टॉपिक के भी हम 40-40 प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वन लाइनर देख लेंगे, वन लाइनर से कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में जाएंगी, ठीक है, बैठेंगी। फिर हम प्रयास करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, एक बार उनका रिवीजन भी होगा और यह भी पता चलेगा कि जो अभी हमने क्लास किया है वन लाइनर का उसका कितना प्रतिशत हम कैच कर पाए हैं। तो आप कह सकते हो कि इसी एक कक्षा में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार तो हम वन लाइनर देख रहे हैं, यहाँ से आपका रिवीजन हो रहा है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी। दूसरा जो रिवीजन है वो इस संदर्भ में होगा कि जब हम प्रश्नों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं तो वहाँ से भी आपका रिवीजन होगा। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जीव विज्ञान की उपशाखाओं से संबंधित यहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जीव विज्ञान की उपशाखाओं से हम बात आगे करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा जीव विज्ञान की उपशाखाएं। अब जब बात करते हैं हम जीव विज्ञान की उपशाखाओं की तो यहाँ पे कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन करता, सॉरी यहाँ पे बोला जा रहा है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका, जो जंतु विज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान के हम अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो बताया गया है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। तो याद रखिएगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला है इसमें सही सुमेलन, यहाँ पे सही सुमेलन किया गया है। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे जो मिलाया गया है तो यहाँ पे जैसे कि उपशाखाओं की बात हो रही है, जीव विज्ञान की उपशाखाओं की बात हो रही है, तो अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रकार के शोध रिसर्च जो होते हैं उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पे मिलेगी। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें पक्षियों के बारे में जानकारी, पक्षियों के बारे में जो रिसर्च होता है उसको क्या बोलते हैं, उस शाखा को, जीव विज्ञान की उस शाखा को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी क्या है, ये इसमें हम पक्षी विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, पक्षियों के बारे में रिसर्च
करते हैं। इसके बाद अगला आता है वंशागति। वंशागति का अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं? वंशागति का अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं, याद रखना है। वंशागति का जो अध्ययन है वो हम जेनेटिक्स में करते हैं। इसके बाद आता है पर्यावरण। पर्यावरण का जब अध्ययन किया जाता है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है इकोलॉजी, और इकोलॉजी के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। अगला आता है जीवाश्म। जीवाश्म का अध्ययन हम कैसे करते हैं? तो जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान की शाखा का नाम है पैलियोबायोलॉजी। तो याद रखना है, पैलियोबायोलॉजी ये जो शाखा है, पैलियोबायोलॉजी ये जो शाखा है, इसके अंतर्गत जीवाश्म का हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जीवाश्म के बारे में हम जानकारी करते हैं, जीवाश्म के बारे में हम शोध करते हैं। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में हमने बात किया। अगला है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फूलों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? और आपको बता दें, यहाँ से प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। और बहुत ही आसान है, कुछ चीज़ें आपको याद भी होंगी, जो नहीं याद होंगी वो इस क्लास में आपकी तैयार हो जाएंगी। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा, फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंथ्रोलॉजी। याद रखिएगा, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। और फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। अगला है विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे बोला जा रहा है वह विषय जो जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है, उसको बोलते हैं जननांकिकी। ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगला है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हम बोलते हैं एथनोलॉजी। तो याद रखिएगा, एथनोलॉजी क्या है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को बोला जाता है। अगला है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को बोला जाता है बायोनिक्स। ठीक है, अभी इनसे संदर्भित प्रश्नों को भी हम देखेंगे, तो वहां से आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, सिर्फ सुनते जाना है, और यदि कुछ समझने का प्रयास आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अभी जब प्रश्नों की बात करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से चीज़ों को देखने वाले हैं। अगला है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जिनको बोलते हैं फॉसिल प्लैनेट्स। ठीक है, अगला है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर, सबको पता होगा। मधुमक्खी का उपयोग, मधुमक्खी पालन या जो कहते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपीकल्चर। तो याद रखिएगा, सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट पालन, जिसको सेरीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी की जब बात आती है तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों की खेती दी हुई है और इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है वो यहाँ पे मिलान किया गया। जैसे फूलों की खेती अभी हमने देखा कि इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। इसी तरह फसलों की खेती को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। फसलों की खेती को बोलते हैं एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलोरीकल्चर। ओलोरीकल्चर, ठीक है। फलों की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी। और पिसीकल्चर किसको बोलते हैं? मछली पालन को बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? बागवानी, फूल फल सब्जी की कृषि जो होती है उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलोरीकल्चर, और फलों की खेती पोमोलॉजी, पिसीकल्चर हो गया मछली पालन, और हॉर्टिकल्चर हो गया बागवानी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी और रिवीजन में निश्चित रूप से आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगला है
सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी यहाँ पे बोला गया आपसे कि सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? ओलोरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ों का सुमेल किया गया है और याद रखिएगा ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ फैक्ट, ये सभी की सभी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, एमपीपीएससी मतलब जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं विशेष रूप से हिंदी भाषी, वहाँ पे ये पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है शब्दकोश का संकलन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संकलन को कहते हैं। फिलोलॉजी क्या होता है? फिलोलॉजी मतलब भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का जो अध्ययन है उसको फिलोलॉजी बोलते हैं। फिलोलॉजी किसको बोलते हैं? भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का जो अध्ययन होता है उसको फिलोलॉजी बोला जाता है। अगला है आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी क्या है? प्रतिमाओं, चित्रकला का जो अध्ययन है उसको बोला जाता है आइकोनोग्राफी। तो याद रखिएगा, लेक्सिकोग्राफी क्या है? शब्दकोश का संकलन है। फिलोलॉजी क्या है? भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन है। आइकोनोग्राफी क्या है? प्रतिमाओं, चित्रकला का अध्ययन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन, आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकलाओं का अध्ययन है। ठीक है, अगला है विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित क्या होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादन किया जाता है। अंगूर उत्पादन को बोला जाता है विटीकल्चर। इसी तरह कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान है उसको बोलते हैं कीट संवर्धन। अगला है वर्मी कल्चर, जिसमें केचुआ उत्पादन आप कह सकते हो किया जाता है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? इसको बोलते हैं अर्थवर्म। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे है जेरेंटोलॉजी संबंधित है किससे? जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जेरेंटोलॉजी जो है वो वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? ये वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है, मतलब जिनमें वृद्धावस्था की बात की जाए, वृद्धजनों की बात की जाए, उन पर रिसर्च की बात किया जाए, उन पर अध्ययन की बात किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। अगला है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या बोलते हैं? बात वही है, इसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। अगला है जेनेटिक्स अध्ययन है किसका? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो याद रखिएगा, जेनेटिक्स जो है ये आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। ठीक है, अगला है पैडोलॉजी संबंधित है किससे? पैडोलॉजी मतलब मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को हम बोलते हैं पैडोलॉजी। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है पैडोलॉजी। अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो आपको बता दें, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी प्राप्त कहलाता है। अगला है साइकोलॉजी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमोल कौन सा है? तो आप जानते हैं साइकोलॉजी, आप जानते हैं ये मनोविज्ञान की बात हो रही है, बाकी चाहे फिजियोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो या बैक्टीरियोलॉजी हो, ये अलग आप कह सकते हो एक निकाय है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स एक विधि है जिसमें बिना मृदा के, मतलब जल में पौधे उगाए जाते हैं, वहाँ पे मृदा नहीं होती है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक आपका समाप्त हुआ जो कि पहला चरण था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएँ हैं, जीव विज्ञान की उप शाखाएँ हैं, उनके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करने वाले हैं जैव विकास के बारे में, और जैव विकास के बाद फिर हम बढ़ेंगे वर्गीकी के बारे में,
और उसी के बाद फिर हम एक एक करके इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कितनी चीज़ें जो हम क्विक पढ़ रहे हैं इनमें से कितनी चीज़ें जो हैं वो हमें याद रहती है, हम कितने प्रश्नों का अध्ययन कर पाते हैं। क्योंकि जब आप कहानी कोई पढ़ते हो, जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो तो आप देखते हो कि आप उसको रटने का प्रयास नहीं करते हो, ठीक है, रटने का प्रयास नहीं करते हो, फिर भी वो चीज़ें याद हो जाती हैं। आप कोई फिल्म देखते हो तो घटनाक्रम आप रटने का प्रयास नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप देखते हो, ठीक है, लेकिन होता नहीं कि मन मस्तिष्क उसी पर होता है, तो चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रहती हैं। तो इसी तरह से जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो रटने का प्रयास हमें नहीं करना है, दिमाग पे ये नहीं प्रेशर डालना है कि इसको रटना है, हमें इसको रटना है। आप आसानी से कहानी की तरह पढ़ते जाएं। निश्चित रूप से आप देखोगे, यदि आप फ्री माइंड से पढ़ते हो तो निश्चित रूप से जब आप देखोगे तो कम से कम 30% जो उसका ज्ञान होगा वो आपके पास होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस पे बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं है, इस पे आप इस तरह से देखिए कि आपका रिवीजन हो रहा है, आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है, और अभी जो प्रश्न हम देखेंगे तो चीज़ें हमारी और भी बेहतर हो जाएंगी। अब बात हो रही है जैव विकास की। जैव विकास के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से आदिम प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। बोला जा रहा है मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन प्राचीन वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो आप जानते हो जब प्राचीन वायुमंडल की बात आती है, क्योंकि पेड़ पौधे उस समय थे नहीं, ठीक है, जीव जंतु थे नहीं, तो प्राचीन वायुमंडल में यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है ये अनुपस्थित थी। अगला है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव कब हुआ है? बताएं, पृथ्वी पर जीव का उद्भव कब हुआ है? चलें, तो यहां पे आपको बताना है 2 अरब वर्ष पूर्व। अगला है, नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और युगलिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और युगलिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना कौन सा है? तो यह है नील हरित शैवाल, ठीक है। अगला है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो आपको याद रखना है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस पर यह आधारित है, ठीक है। यह भी कई बार पूछा गया है। जितने भी यहाँ पे आप ऑनलाइनर देख रहे हैं ये सभी प्रश्नों के रूप में पूछे गए हैं, और अभी जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस चीज़ की प्रसन्नता भी होगी। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत की यदि हम बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगला है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें विकासवाद के सिद्धांत की व्याख्या है, ये डार्विन द्वारा लिखी गई है। अगला है, जीव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाने वाले थे लैमार्क। तो याद रखिएगा, जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। अगला है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किस सिद्धांत का? उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ह्यूगो डी ब्रीज ने जो है सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे स्पष्ट कर लीजिएगा, यदि विकासवाद की बात की जाए चार्ल्स डार्विन, जीव विकास की बात किया जाए लैमार्क, उत्परिवर्तन सिद्धांत की बात किया जाए ह्यूगो डी ब्रीज, इनका नाम आपको रटा होना चाहिए। अगला है, विकास का सिद्धांत। यहाँ पे सही सुमेल करने को आ गया, तो जैसे मैंने बोला विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी? एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना थी ये बीडल और टैटम द्वारा दी गई थी। अगला है, ओपेरॉन अवधारणा किसने दी थी? तो ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनेड ने दी थी। ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनेड ने दी थी। अगला है, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? बताएं, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक
वर्ण। ठीक है, अगला है जीव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किससे? जैव विकास। आप जानते हो जैव विकास को लैमार्क ने समझाया था और लैमार्क ने बताया था अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने का सिद्धांत। तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने के सिद्धांत के आधार पर सांपों में अंगों के लोप होने की बात को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहां पे बोला गया है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। तो भारत में आप जानते हैं चीता विलुप्त हो गया है और चीता जो है हम अफ्रीकी देशों से लाकर बसा रहे हैं फिर से, लेकिन यह विलुप्त भारत से हो गया था। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक बिल्ली प्रजाति में माना जाता है चीता, तो इसका सही उत्तर है चीता। अगला है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? इसको बोलते हैं क्रो मैग्नॉन मानुस। क्रो मैग्नॉन मानुस जो है ये आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज हैं। आपको बता दें पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है, ये पीडीएफ भी आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है या क्या है? तो शब्द डेनिसोवन जो है एक आदि मानव जाति है, उसी के संदर्भ में ये चर्चा में रहता है। अगला है आर्कियोप्टेरिक्स, ये क्या है? ये है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ठीक है, अगला है आर्कियोप्टेरिक्स योजन कड़ी है किनके बीच? तो ये जो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है ये सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। बोला जा रहा मैमथ, मैमथ किसका पूर्वज है? मैमथ जो है ये हाथी का पूर्वज है, याद रखिएगा मैमथ हाथी का पूर्वज है। बोला जा रहा है डायनासोर कब थे? डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप और मेसोजोइक युग में ये थे। तो याद रखना है डायनासोर की जब भी बात की जाए तो मेसोजोइक युग आपको याद रखना है। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखना है सबसे पहले सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। सबसे पहले क्या है? सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू, ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला जो फैक्ट था वो भी समाप्त हो गया, मतलब जैव विकास भी आपका समाप्त हो गया। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं पिछले यदि हम 10-15 सालों में देखें, ठीक है 15-20 सालों में देखें, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो वर्गीकी से ही आए हैं, वर्गीकी से ही पूछे गए हैं। ठीक है, इन तीनों टॉपिक में से, ऐसा नहीं कि पूरे जीव विज्ञान की बात हो रही, इन तीनों टॉपिक में से सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। तो चलिए हम भी देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे यदि हम बात करें तो बोला जा रहा है जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? बोला है कि पुरातन काल से लेकर आज तक मानव ने, वैज्ञानिकों ने लगातार जीवों की खोज की है, लगातार जीवों की खोज कर रहे हैं। लेकिन इन जो जीवों की खोज की गई है इनमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार के हैं? तो सबसे ज़्यादा इसमें कीट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कीट प्रकार के जीव जो हैं वो खोजे गए हैं। अगला है, यहाँ पे कथन और कारण दोनों दिए हुए हैं। यहाँ पे बोला गया है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है क्योंकि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अब क्या कथन ए और कारण आर सही व्याख्या करते हैं? जी हाँ, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से आपको एक फैक्ट यह पता चला कि जो सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। याद रखिएगा, सभी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अगला है गर्म रुधिर वाले जंतु वो जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा
एक सा बनाए रखते हैं। याद रखना है, गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं वो अपने शरीर के तापक्रम को सदा एक सा बनाए रखते हैं। अगला है, यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में अभी हम प्रश्नों के रूप में देख लेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है स्टार फिश, सा फिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है। स्टार फिश, सा फिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है, इनमें से कौन मछली नहीं है? तो याद रखिएगा इनमें से स्टार फिश जो है ये मछली नहीं है। अगला है, रजत मीन के क्रेफिश, जेलीफिश तथा कैटफिश में से वास्तविक रूप से मछली कौन सी है? तो रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश और कैटफिश में से जो वास्तविक रूप में मछली है वो है कैटफिश, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, तो इन सब में जो वास्तविक रूप से मछली है वो है समुद्री घोड़ा, ठीक है। अगला आ गया है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनपायी है। और याद रखना है कि जब बात तो व्हेल की कहते हो तो चाहे शार्क की बात हो, चाहे स्क्विड की बात हो, चाहे ऑक्टोपस की बात हो, इन सब में व्हेल जो है ये स्तनपायी है। अगला है, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम कौन है? दांत वाली जो व्हेल मछलियां हैं उनमें विशालतम कौन है ये बात की जा रही है, तो इनमें विशालतम है स्पर्म व्हेल, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, एक्रिडना, कंगारू, सेही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है वो है एकिडना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान से देखना है, बोला गया है उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो याद रखिएगा उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है चमगादड़। चमगादड़ जो है ये उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, उड़ने वाले जीवों में से जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है कौन सा है? तो ये है चमगादड़। चमगादड़ जो है ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी कौन से हैं? तो इसमें समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो हैं ये स्तनपायी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डॉल्फिन आप जानते हो स्तनपायी है, सील भी स्तनपायी जीव है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इस प्रश्न की, काफ़ी विवादित प्रश्न है लेकिन देखते हैं। बोला जा रहा है पेंगुइन, व्हेल, ऑटर तथा कछुआ में से निरशंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, व्हेल, ऑटर तथा कछुआ में से निरशंस प्राणी कौन सा है? तो याद रखिएगा इन चारों में से जो निरशंस प्राणी है उसको बोलते हैं ऑटर या उदबिलाव। ऑटर को उदबिलाव भी बोलते हैं। निरशंस का मतलब होता है जो सबसे निर्दयी प्राणी है। तो इसमें यदि हम पेंगुइन की बात करें निर्दयी प्राणी नहीं है उस प्रकार का, व्हेल भी उस प्रकार का निर्दयी प्राणी नहीं है, लेकिन जो उदबिलाव है वो निर्दयी प्राणी है क्योंकि मांस खाता है, ठीक, मछलियों को पकड़ता है, जमीन पर भी शिकार करता है। तो उदबिलाव इसमें से एक है। जो कछुआ भी इस प्रकार का नहीं है, तो ऑटर जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला है एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया क्या होता है? एम्फीबिया शब्द क्या बताता है? यहाँ पे यदि हम एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में, ठीक है। एम्फीबिया मतलब जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं के बारे में, और इसमें यदि हम देखें तो बहुत सारे पशु शामिल हैं। अगला है, वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। वह गुण कौन सा है जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो याद रखना है मनुष्य में जो जानने की इच्छा है यही इसको मानव प्रजाति को वानर प्रजाति से, वानर गुणों से अलग करता है। अगला, गिबन,
गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कौन सा इसमें कॉपी नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग तथा उटान में से इनमें से कौन सा कॉपी नहीं है? तो इसमें जो लंगूर है ये कॉपी नहीं है। अगला है मानव सदृश लघुत्तम कॉपी कौन सा है? तो मानव के समान दिखने वाला लघुत्तम कॉपी जो है ये गिबन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला, गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण कुल में नील गाय किस में आती है? नील गाय जो है ये हिरण कुल में आती है। अगला है हिरण, गीदड़, जेब्रा और घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं कौन सा है? तो इन सब में जिनमें खुर नहीं पाया जाता है वो है गीदड़। ठीक है। अगला है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदकवची मोलस्क है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो याद रखना है कोलोसल अस्कविड जो है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी है। चलें आगे देख लेते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो सेशन है इसमें वन लाइनर विशेष रूप से रिवीजन हो रहा है चीज़ों का। यदि आप साथ बने रहेंगे, आपने पढ़ रखा है तो बहुत ही मददगार आपके लिए साबित होगा। नहीं तो अभी जब हम प्रश्नों को देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी और स्पष्ट हो जाएंगी। अगला है व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है किसकी? व्हाइट लेग हार्न किसकी एक किस्म है? याद रखिएगा व्हाइट लेग हार्न जो है ये कुक्कुटों की एक किस्म है। अगला है टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो टिक और माइट जो हैं ये मकड़ी वंशी होते हैं। जुगनू क्या है? जुगनू एक प्रकार का कीट है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है? तो खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर में मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है? मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं। ठीक है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट कौन सा नहीं है? तो इनमें मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। अगला है जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतः छेपित करती हैं क्या? तो जब चींटियां काटती हैं तो वह फॉर्मिक अम्ल जो है ये अंतः छेपित करती हैं। याद रखिएगा जब चींटियां काटती हैं तो ये फॉर्मिक अम्ल अंतः छेपित करती हैं। अगला है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको बोलते हैं गॉसमिर रेशम। याद रखिएगा गॉसमिर रेशम जो है ये मकड़ियों द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अभी प्रश्नों के रूप में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी। चलें अभी जैसे मच्छरों के बारे में, ठीक है, बहुत सारी जानकारी आपको नहीं है, आज आपकी हो जाएगी मच्छरों से संबंधित, क्योंकि मच्छर तो काटते ही होंगे घर परिवार में जब आप रहते हैं तो, कहीं भी रहते हैं, क्योंकि पूरे भारत में यदि हम देखें तो मच्छर पाए जाते हैं। विशेष रूप से जो वन वाले क्षेत्र हैं, जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वर्षापुरी क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही संख्या मिलती है, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट। मोलॉक, ऊँट, जेब्रा तथा यूरोमैटिक्स में वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रहण कर लेता है, तो अपनी आंत में जो जल का संग्रहण करने वाला प्राणी है वो है ऊँट। ठीक है। जिराफ, ऊँट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक रह सकता है वह है कंगारू चूहा। ठीक है, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, सभी पूछे गए प्रश्न हैं, एक भी इसमें ऐसा वन लाइनर नहीं है जो पूछा ना गया हो। ठीक है। अगला है कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से वह जो ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है वह है कंगारू चूहा। ठीक है, कंगारू चूहा ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है। अगला है सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान हैं? तो जो सांपों में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के ही समान हैं। विष ग्रंथियां जो हैं वो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के ही समान हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसका? जो रूपांतरित रूप हैं जंभिका का। ठीक है। अगला है चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? चट्टान पर उगने वाले जो पादप हैं वो शैलोदभिद कहलाते हैं। याद रखिएगा शैलोदभिद मतलब चट्टान पर उगने वाले पादप।
चलें यहाँ देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप कौन सा है? तो याद रखना है घटपर्णी जो है ये कीटाहारी पादप है। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृंत भागों में से वह भाग जो घट में रूपांतरित हो जाता है वो है पत्ता। ठीक है, अगला। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनका सुमेल किया गया है। जैसे कैसीन की यदि हम बात करें तो कैसीन क्या है? कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, आप सबको पता होगा। ईस्ट क्या कैसे प्राप्त होता है? किण्वन के द्वारा। अगला है एलोवेरा। एलोवेरा क्या है? एक आवृत बीजी पौधा है। घटपर्णी अभी आपने देखा, घटपर्णी क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। इसके बाद अमरबेल। अमरबेल क्या है? तना परजीवी है। चंदन क्या है? चंदन जड़ परजीवी है। और ऑर्किड आप जानते होंगे, ऑर्किड के फूल होते हैं, ये क्या है? यह एक अधिपादप है या एपीफाइट है। ठीक है, एपीफाइट क्या होता है अभी आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो ध्यान से समझना है। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है कौन सा है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो याद रखना है पौधे के जो तना होता है उससे हल्दी प्राप्त होती है। अगला है हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे का जो खाने लायक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं प्रकंद या राइजोम। अगला है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? लीची को जो है वो रखा जाता है ड्रूप के अंतर्गत। और ड्रूप क्या है? क्योंकि इसमें प्रश्न मैंने रखा है, तो अभी ड्रूप जो है एक विशेष प्रकार की कैटेगरी है फलों की, और उसके अंतर्गत जितने फल आते हैं उस कैटेगरी में वो ड्रूप कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हो ऐसे फल जिनके चारों तरफ आप कह सकते हो कि बहुत ही कोमल मुलायम गूदा होता है और बीच में जो गुठली होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसको हम बोलते हैं ड्रूप। ड्रूप फल इस प्रकार की कैटेगरी को रखा जाता है। अभी आगे हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग तथा जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? इस तथ्य को बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। ठीक है, अगला है आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ कौन सी है? तो इसमें शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। अगला है गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है वो है शकरकंद। अगला है सलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है, तो सलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद में से जो तना है वो है अदरक। ठीक है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। ठीक है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड तथा इंटर नोड होते हैं, इसी के कारण इसको जड़ की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है जैसे प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सल्ककंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद सूरन। चलिए इसको बताएं। आलू है एक क्या? आलू क्या है? आलू एक प्रकार का कंद है। जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचर है उसको बोलते हैं कवक मूल। ठीक है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसके बीच? कवक और पौधों के बीच। अगला है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थितीकरण जीवाणु कौन से हैं? ये हैं सहजीवी। ठीक है, मटर एक प्रकार का पौधा है, साग का पौधा है। ठीक है, तना काट आमतौर से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। लौंग क्या है? लौंग एक बंद कलियां है जहां से प्राप्त होता है। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है वह है लौंग। लौंग जो है ये पुष्प कलिका ही होती है। लौंग कैसे प्राप्त होते हैं? लौंग शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे अदरक राइजोम,
केसर जो है कैसे प्राप्त होता है? केसर पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। अफीम जो है ये अधपका फल होता है जिसको डूडी कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। सन जो है ये तना से प्राप्त होता है। केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। अदरक, फिर वही बात आ गया, अदरक क्या है? प्रकंद। प्याज क्या है? मांसल पर्ण। आलू क्या है? रूपांतरित तना या कंद। नारियल क्या है? भ्रूणपोष। याद रखिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात हो गई है कॉर्क की। कॉर्क प्राप्त होता है कहां से? क्वेकर्स सुबर या ओक नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण ही लहसुन की इस प्रकार से गंध होती है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है क्या? प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। तो यदि किसी को प्याज को छिलके उतारने पर आंसू आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो प्याज है वो भारी मात्रा में सल्फेनिक अम्ल जो है वो निष्कासित कर रही है। अगला है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प ही होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? मिर्च यदि तीखी होती है तो इसका कारण होता है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च जो है वो तीखी होती है। अगला है रेशम का कीड़ा सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह है कोशित। ठीक है, अगला है रेशम कीट जिन पर पनपता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सहतूत की पत्तियां, क्योंकि ये सहतूत की पत्तियों पर ही ये कीड़ा पनपता है, बढ़ता है और वहीं से फिर हमें रेशम प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मलेरिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सिनकोना की छान आपने पढ़ा ही होगा, सिनकोना की छाल। ठीक है, तो ये इसको मैं छोड़ देता हूँ। अभी प्रश्नों के बारे में जब हम देखेंगे तो इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, यहां पे बोला गया है मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, विशेष रूप से मरुभूमि में जो पौधे होते हैं, जल का जो स्तर है, भूमिगत जल का जो स्तर है वो काफ़ी निम्न होता है, काफ़ी नीचे होता है, जिसके कारण जड़ें जो हैं पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला है मरुस्थल में फिटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु में जो पेड़ पौधे आप कह सकते हो रह सकते हैं जीवित, उसको बोलते हैं मरुद्भिद पौधे। ठीक है, मरुभूमि के पादप अधिकतर क्या होते हैं? ये अधिकतर मांसल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इनको बोलते हैं हैलोफाइट। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो कथन है इनके बारे में भी मैंने प्रश्न रखा है, तो अभी हम वहां से इसके लिए विचार करेंगे। ठीक है, अब यहां से जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। यहां बोला गया है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो हैं वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। कैसे करते हैं? वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि जमी हुई कोई झील होती है तो उसके अंदर मछली जीवित रह सकती है। क्यों? क्योंकि झील का जो ऊपरी परत होता है वही आप देखते हो जमता है। उस ऊपरी परत के नीचे जो है जो जल होता है वो द्रव अवस्था में ही होता है, तो तलों के निकट पानी नहीं जमता है। अगला है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती हैं। क्यों? जल से बाहर निकाल लेने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं आपको बता दें, क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती हैं इसलिए मर जाती हैं। अगला है
मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है किस प्रकार का? मछलियों में सामान्यतः श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, अगला है सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है? सेब का जो फल होता है उसमें भी आपको लाली देखने को मिलती है। तो सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो याद रखिएगा, इसमें लाली का कारण होता है एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, सेब के फल में लाली का कारण है एंथ्रोसाइनिन। अगला है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। अगला है पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो पपीते में जो पीले रंग का कारण होता है वो है कैरिका जैंथिन। कैरिका जैंथिन के कारण जो है पपीते का रंग पीला होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के केले की किस्म खोज निकाली है जो पौधा 11 मीटर लगभग लंबा होता है और उसका जो फल होता है, केले का जो फल होता है उसका जो अंदरूनी भाग होता है वो नारंगी रंग का होता है। यह किस क्षेत्र में खोज निकाला गया है? तो याद रखिएगा, यह खोज हुई है अंडमान द्वीप में। इसको बताएं। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है वो है चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है किसका? कवक का उदाहरण है खमीर। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूद या कवक। ठीक है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन सा होता है? रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला जो मशरूम होता है वो होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास में जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो सेलुलोज की होती है, तो कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। ठीक है, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं किसके? कवक और शैवाल के। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अब बात आ गई है, आप कह सकते हो अफीम और अन्य तथ्यों की, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है, चलो इसको भी हम लास्ट में देख लेंगे। अब एक एक करके प्रश्नों को हम देख लेते हैं। आप बोल रहे थे, अब एक एक करके यहाँ पे हमें प्रश्नों को देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें आपकी थोड़ी सी और बेहतर होंगी। जितना भी अभी हमने पढ़ा है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला क्या बोला जा रहा है? पहला प्रश्न जो आपके सामने है, यहाँ बोला जा रहा है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव कब हुआ है? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव कब हुआ है? अभी आपने देखा था कि अभी आपको बताया गया था। चलिए इस पे समय ले लीजिए और शुरुआत करिए। आप सब जवाब दीजिए इसका। चले जवाब दीजिए। अभी इसको बताया गया, देखो जैव विकास से संबंधित प्रश्नों को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प। अभी मैंने काउंट करके इसको बताया भी था आपको। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या पूछा जा रहा है? यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा गया है। क्या है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, अमीबा, कवक या यूग्लिना? अभी बताया गया। यदि आपने सिर्फ सरसरी निगाह से देखा होगा और ध्यान से सुना यदि होगा तो भी आप जवाब दे सकते हैं। आपको बताया गया था पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल अभी आपको बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्पष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। ये बोला गया है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? बताएं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? मैंने आपको बताया था विकासवाद का जो सिद्धांत है, विकासवाद का जो सिद्धांत है वो दिया था डार्विन ने। जैव विकास की जब बात करते हैं तो जैव विकास का जो सिद्धांत था ये दिया था लैमार्क ने। तीसरा मैंने आपको बताया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत, और उत्परिवर्तन के सिद्धांत के संदर्भ में मैंने बताया था हुर्गो डी ब्रीज ने जो है वो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे बात हो रही है जैव विकास की, एवोल्यूशन की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर है लैमार्क। चले इसको बताएं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? बताएं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? अभी बात हुई है इसकी, सिर्फ आपने ध्यान से जैव विकास सुना होगा तो भी आप जवाब दे सकते हैं। बताएं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है?
आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नान मानुस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। मैमथ किसका पूर्वज है? मैमथ किसका पूर्वज है? ये भी अभी आपको बताया गया है। मैमथ किसका पूर्वज है, बताएं। मैमथ किसका पूर्वज है? वर्तमान समय में ये विलुप्त हो गया है, लेकिन अभी आपको बताया गया था कि मैमथ जो है ये हाथी का पूर्वज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, डायनासोर थे किस समय में? डायनासोर थे, ये भी अभी आपको बताया गया। डायनासोर थे, क्या थे? सबसे पहली बात तो डायनासोर क्या थे ये बताएं। चलें फास्ट, डायनासोर क्या थे? सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको समय देख लेना चाहिए। तो मेसोजोइक में थे डायनासोर, तो मेसोजोइक दो जगह दिया हुआ है, एक जगह पक्षी है, एक जगह सरीसृप है। तो आप जानते हो डायनासोर जो है ये मेसोजोइक सरीसृप थे, मतलब डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इनमें से कौन मछली नहीं है आपको बताना है। स्टार फिश, पाइप फिश, सा फिश या गिटार फिश, इनमें से मछली कौन सा नहीं है आपको बताना है। चलो बताएं, इनमें से कौन सा मछली नहीं है? अभी देखो आपको बताया गया था कि जो स्टार फिश है वो मछली नहीं है, मतलब ए विकल्प आपका सही उत्तर है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल जो है किस प्रकार का प्राणी है? अभी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं ऑनलाइनर के रूप में, वही चीज़ें अब यहाँ पे प्रश्नों के रूप में हैं। बताएं, अब वर्गीकी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बताएं, व्हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल के बारे में अभी आपको बताया गया कि व्हेल जो है एक स्तनपायी जीव है। ठीक है, तो कौन सा प्राणी है? स्तनपायी प्राणी है। अगला प्रश्न, डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं किन में? डॉल्फिन जो हैं वो किस में वर्गीकृत किए गए हैं? आप जानते हो डॉल्फिन भी एक स्तनपायी जीव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ऐसे समय ज़्यादा लग रहा था, इसलिए यहाँ पे प्रश्नों को रख दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है कि अपने मन से उत्तर करना है, क्योंकि ये मैंने उस पुस्तक की, जो मैंने पुस्तक अभी आपको दिखाई उसी से फ़ोटो क्लिक करके मैंने इसको रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा सा डिटेल में भी चीज़ें बताई जाए, जो इसमें अतिरिक्त व्याख्या दी होती है उस पर भी चर्चा किया जाए, क्योंकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? निम्नलिखित में से सील जो है, जो पानी में पाया जाता है, वो किस जाति का है? मछली जाति, सरीसृप जाति, पक्षी जाति या स्तनपायी? तो बताएं सील किस जाति का है? सील मछली आपने सुना होगा, तो किस जाति का है सील? सील के बारे में आपको बता दें, सील एक स्तनपायी है। ठीक है, सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय, चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फिलर्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेल्फ के बारे में, सील के बारे में। अगला है यहाँ पे जो है वो आपके लिए है, निरशंस प्राणी कौन सा है? अभी आपने देखा था, तो इसमें आपको बताना है इनमें से निरशंस प्राणी कौन सा है। इनमें से देखो, निरशंस प्राणी वाले में हर जगह अलग अलग व्याख्या दी हुई है, लेकिन जो नवीनतम व्याख्या, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि व्हेल जो है वो भी निरशंस प्राणी है, कुछ बोलते हैं ऑटर जो है निरशंस प्राणी है। ये प्रश्न 1994 में पूछा गया है बीपीएससी में, और तब ऐसा माना जाता था कि जो व्हेल है वो एक निरशंस प्राणी है। ठीक है, लेकिन आज के समय में यदि हम बात करें तो आज के समय में ऑटर को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, व्हेल कहीं दिया है, कहीं ऑटर दिया होता है, कहीं कहीं कछुआ को मान लेते हैं। तो उम्मीद करना है कि यदि बीपीएससी में आता है तो भाई बीपीएससी ने, क्योंकि व्हेल को एक बार माना है, तो आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो व्हेल को ही टिक करेंगे। ठीक है, अगला है, एम्फीबिया बताता है क्या? एम्फीबिया क्या बताता है? चले बताएं, एम्फीबिया क्या बताता है? बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को,
केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया क्या बताता है? बताएं, एम्फीबिया क्या बताता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। एम्फीबिया क्या बताता है? देखो, एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर वर्ग। क्या होता है? उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग का मतलब क्या हो गया कि ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया डी विकल्प। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं, जिनमें शरीर का तापमान वातावरण तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो ये भी आपने देख लिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? अभी इसकी चर्चा भी हमने किया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा गुण है मनुष्य का जो इसको वानर गुणों से पृथक करता है? बताएं। अभी इसकी चर्चा की थी। इसमें क्या क्या है? जानने की इच्छा प्रकट करना, घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे रूढ़ी का बाहर निकलना। आपको बता दें, जानने की इच्छा प्रकट करना जो है यही मनुष्य को वानर गुणों से पृथक करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। यहां पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कपि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कपि नहीं है? गिबन, लंगूर, गोरिल्ला, ओरंग उटान। 2008 में आईएएस में पूछा गया है, यूपीएससी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? तो इनमें से कौन सा कपि नहीं है? देखो, यहाँ पे बताया गया है कि कपि प्राणी जगत में होमिनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। ठीक है, कपि मतलब किसको कहा जाता है? कपि बोला जाता है होमिनोइडेया परिवार के, होमिनोइडेया परिवार के महापरिवार के सदस्यों को ही कपि कहा जाता है। याद रखिएगा, होमिनोइडेया महापरिवार के सदस्यों को ही जो है कपि कहा जाता है। और इनमें हीन कपि, यह छोटे आकार के कपि होते हैं जैसे गिबन। दूसरा होता है महाकपि, ये बड़े आकार के मानवनुमा कपि होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान आदि। लंगूर जो है ये कपि वर्ग में नहीं आता है बल्कि वानर वर्ग में आता है। तो याद रखिएगा, कपि वर्ग अलग है, वानर वर्ग अलग होता है। और इसमें लंगूर की बात करें तो लंगूर क्योंकि होमिनोइडेया परिवार से संबंधित नहीं है, और आप जानते हैं कि होमिनोइडेया परिवार से संबंधित जो जानवर हैं उन्हीं को ही कपि का दर्जा मिला है, इसलिए लंगूर को कपि का दर्जा नहीं बल्कि वानर का दर्जा मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आज से ये पता हो गया आपको कि कपि और वानर में अंतर है। ठीक है, कपि और वानर में अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है, मानव सदृश लघुतम कपि कौन सा है? मानव के समान दिखने वाला लघुतम कपि कौन सा है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान। मानव सदृश लघुतम कपि कौन सा है? देखो, बात हो रही है मानव के समान, मानव के समान लघुतम कपि की बात हो रही है। तो आपको बता दें, गिबन जो है ये हीन कपि की श्रेणी में आते हैं, ये छोटे आकार के कपि होते हैं, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला एवं ओरंगुटान बड़े आकार के कपि होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें क्या है? गिबन आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला है, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? अभी आपको बताया गया था, नील गाय जो है, चार यहाँ पे विकल्प हैं, गाय, भेड़, बकरी, हिरण। नील गाय इनमें से किस कुल में आती है? तो नील गाय के लिए बताया गया कि नील गाय का जो कुल है वो हिरण कुल है, नील गाय हिरण कुल में आती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण, जेब्रा, गीदड़ और घोड़ा। तो आपको बताया गया कि गीदड़ जो है इसमें खुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अभी जो वन लाइनर में आप देखा था ना कहीं इसी का निचोड़ था। ठीक है, और आप निश्चित रूप से मानते भी होंगे कि ये चीज़ें निश्चित रूप से आपके लिए मददगार हैं। तो मैं जैसे कि पहले से ही आपको बोलता आ रहा हूँ, जब से मैंने विगत वर्षों की सीरीज कराई थी तभी से लगातार मैं बोलता आ रहा हूँ
कि साथ साथ आपके पास घटना चक्र पूर्वालोकन होना चाहिए। और परीक्षा के अंतिम दिनों में जब हम बात करते हैं तो घटना चक्र पूर्वालोकन आपके लिए बहुत ही मददगार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और घटना चक्र पूर्वालोकन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार आप कर सकते हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा बार आप उसका अध्ययन करो। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह से इसमें प्रश्न दिए होंगे। आगे से आपसे एक निवेदन है, यदि आप चाहते हो कि जो टॉपिक वन लाइनर में हम देखें उसके सभी प्रश्नों को, आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं पिछले 10-15 वर्षों में, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो इन प्रश्नों को मैं टाइप करवा लूँगा, तो इससे चीज़ें हमारी और भी बेहतर होंगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इसका डिस्कशन चाहते हैं, प्रश्न साथ साथ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और वन लाइनर की आज की सीरीज़ कैसी लगी यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न मैंने इसलिए रखे थे थोड़े से, प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन प्रश्न रखने का तात्पर्य ये था कि आपको ये ना लगे कि आपका समय बेकार हो रहा है। तो यदि आप चाहते हो कि प्रश्न भी आपको साथ साथ दिखाए जाएं, एक टॉपिक समाप्त हो उससे संबंधित प्रश्न देखें, दूसरा टॉपिक देखें, प्रश्न देखें, तो इस तरह से भी हम चल सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन कर लेंगे उतनी चीज़ें हमारी बेहतर होंगी। तो आज के लिए अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।